Today we will do an introduction to Ovid, मेटामॉर्फोसिस जो बुक हमने करनी है उससे पहले हमें रोमन लिटरेचर को एज अ होल समझने की ज़रूरत है. When we read a term called classical literature, तब हमें जो एक इम्प्रेशन होता है क्लासिकल लिटरेचर में, स्पेशली यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, तो हमारे पास कौन से राइटर्स हैं? होमर, इसिक्लस, सोफोक्लीज, हॉरेस, ओविड. ये जो सारे राइटर्स का मैं नाम ले रही हूँ, ये सारे क्लासिकल यूरोपियन लिटरेचर का बड़े इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं. और जब हम इनकी बात करते हैं, स्पेशली क्लासिकल यूरोपियन लिटरेचर की, तो हम किन भाषाओं की बात कर रहे हैं, किन कल्चर्स की बात कर रहे हैं? ग्रीक और लेटिन. क्योंकि हमें पता है कि पहले जो है, जैसे ग्रीस है, वहाँ पे जो ग्रीक लैंग्वेज है, उसका असर तो हम इंग्लिश लिटरेचर के बाद के राइटर्स पर भी देख रहे हैं. बट अब हम डायरेक्ट ओविड नहीं बिगिन कर सकते. हमें पहले पता होना चाहिए कि जो पुराना एंशिएंट रोम था, उसकी कैसी हिस्ट्री, सोसाइटी. अब पहली बात जो हम सबको पता होनी चाहिए वो है जो मिथ जुड़ी है रोम से. बहुत सारी मिथ्स होती हैं किसी ना किसी कंट्री, लैंड से जुड़ी हुई, है ना. वी हैव भारत वर्ड, वी हैव रेफरेंस टू द सन ऑफ शकुंतला एंड दुष्यंत. भरत जो है, बहुत सारी मिथ्स हैं ऐसे. तो रोम जो है वो माना जाता है कि वो दो ब्रदर्स थे, रोमुलस और रेमू. हाँ बच्चे. व्हाट? ओ, ओके बच्चे. Quite shocking. May God bless peace to his soul. This is very, very shocking to me. Can't. लोग कहते हैं मेरे से आई कैन नॉट बेयर समवंस sorrow. और ऐसा sorrow that cannot be replaced, that cannot. हाँ जी. तो हम बात कर रहे थे कि रोम जो है वो टू ब्रदर्स रोमुलस और रेमू जो हैं उन्होंने बनाया था. वो कौन थे? ट्विन सन्स थे वो मार्स के. अब मैंने बहुत बार आपसे जिक्र किया, जब हम रोम और इंडियन ट्रेडिशन की बात करते हैं तो हमने कहा कि वैदिक टाइम्स में लोग जो थे वो देवी देवताओं को, प्लैनेट्स को, सॉरी, जो ग्रह नक्षत्र होते थे उनको देवी देवता के फॉर्म में मानते थे. द सेम इज ट्रू विद ग्रीक एंड रोमन गॉड्स. क्योंकि जो एक युद्ध के देवता है ना, वो मार्स माने जाते हैं. ठीक है. मार्स के ये ट्विन सन्स थे, रोमुलस और रेमू. ये एक मिथ है, यू नीड टू नो अबाउट इट. कि जो रोम नाम है, क्योंकि रोमुलस ने अपने इस ट्विन भाई को, रेमुस को मार दिया था, और खुद रोमुलस से बना फिर ये जगह का नाम रोम, और वो खुद एम्परर बन गया था. ठीक है. जब हम ये कहते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये इतनी फेमस जो बनी है कहावत, वो ऐसे ही बनी है क्योंकि वो कहते हैं कि कितना टाइम लगा है रोम को बनने में. ये बहुत टाइम और परसेवरेंस की बात. बच्चे ये मिथ की बात. आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर. आई टोल्ड यू कि रोम जो है बच्चे, वो मिथ है एक, जिसके बेसिस पे वो बना है. वो दो भाइयों में से एक भाई ने छोटे भाई को मारा और खुद बन गया वो एम्परर उस जगह जहाँ पे वो रोम बनाते हैं. रोम उनके नाम से वो जगह बनती है, रोम. सो दिस इज वन ओरिजिन जो मिथ है रोम का, उससे जुड़ा हुआ है. हम लोगों ने ये कहीं आंसर में नहीं लिखना. दिस इज जस्ट अ रेफरेंस दैट वी नीड टू नो एज अ स्टूडेंट ऑफ रोमन लिटरेचर.
तो पहले रोम जो हिस्ट्री अगर हम बात करें तो सबसे पहले बिगिनिंग जो शुरू होती है रोमन हिस्ट्री की, तो पहले रोम को किसने रूल किया है? किंग्स ने। और किंग्स के बाद क्या हो गया? एक एक रिपब्लिक हो गया। रिपब्लिक में क्या होता है? इलेक्टेड बॉडीज जाती हैं, वो गवर्न करती हैं, जो ऑफिशियल्स बनाए जाते हैं उनके आगे वो जाकर इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स किंग्स, फिर इलेक्टेड बॉडीज, और फिर जो रोम है वो ऐसा फेज भी आया है रोम में जहाँ पे एक डोमिनेट, एक ही रूलर, जो जिसको हम प्रभु सत्ता में कहते हैं, सॉवरन रूलर है, ठीक है, जो उसको रूल करता है। सो दैट दिस शोज व्हाट, दिस शोज कि जो ये रोम है बाकी सारी कल्चर सिविलाइजेशंस की तरह बहुत सारी फेजेस में से गुजरा है। ठीक है, और तुम सबको जो ध्यान रखना है बच्चे, वो ध्यान रखना है उस राजा का नाम ऑगस्टस। दिस किंग इज वेरी फेमस, AUGUSTUS, बिकॉज ऑगस्टस वॉज अ वेरी फेमस रूलर ऑफ रोम, जिसने बहुत ज़्यादा पैटर्न सपोर्ट किया था आर्टिस्ट राइटर्स को अपने टाइम में। और सबसे ज़्यादा ही जब भी हम किसी इंग्लिश लिटरेचर में भी जो सबसे अच्छा फेज था लिटरेचर का, उसको भी ऑगस्टन एज कहते थे, जस्ट बिकॉज उसको इक्वेट करते थे ऑगस्टस ऑफ रोम के साथ, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। तो हम देख रहे हैं कि ये जो रोम देश है, इट हैज़ मिक्सचर ऑफ सोशो कल्चरल, जो एक ह्यूज होते हैं, कलर्स होते हैं। ये रोम को अगर आप देखें ना, ये रोम जो है 7 फेमस हिल्स से घिरा हुआ है। आसपास उसके जो हिल्स होती हैं ना, बहुत सारी, मतलब यू कैन नेम देम, बट इट इज जस्ट बिकॉज यू नीड टू नो, आप पढ़ रहे हैं जो पुराना जो रोम है, एंशियंट रोम जो है, चाहे हिस्टोरिकल बुक्स से आप उनकी नॉलेज लेते हैं, डेटा है, कुछ भी है, क्लासिकल लिटरेरी टेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, या जो भी पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल हमारे पास सोर्सेज होते हैं, जो किसके आसपास घूम रहे हैं, उस शहर, सिटी ऑफ रोम के आसपास घूम रहे हैं, और वो शहर जो उन 7 हिल्स से घिरा हुआ है। और वीसी की जो रोमन आर्किटेक्चर है ना, बहुत कैसे कैसे पैलेस पे इतनी बारीकी से काम हुए हैं, उनके जो टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, सब कुछ ही बहुत एडवांस्ड और बहुत ही सुंदर वे ऑफ एक्सप्रेशन है उनका हर मामले में। अब हम देख रहे हैं कि रोमन सिविलाइजेशन और ग्रीक सिविलाइजेशन दोनों ही पढ़ रहे हैं हमने टेक्स्ट में पहले एडिपस रेक्स जो पढ़ा है, तब भी हमने देखा ग्रीक सिविलाइजेशन पहले आई है रोमन सिविलाइजेशन से। तो ग्रीक सिविलाइजेशन का प्रभाव भी है, इन्फ्लुएंस भी है एंशियंट रोम पर। और जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि ऑगस्टस जो राजा हैं, किंग ऑगस्टस हैं, वो टाइम पीरियड 63 BC से 14 AD है। और वो उस टाइम पे देखा भी गया है कि बहुत सारे इम्प्रेशंस दिख रहे हैं वहाँ पे ग्रीक कल्चर सिविलाइजेशन के। और एक वर्ड यूज होता है हेलेनिस्टिक, HELLENISTIC। ग्रीक और हेलेनिस्टिक एक ही टर्म्स हैं ये, मतलब ग्रीक भी बोल देते हैं, ग्रीक इन्फ्लुएंस, और हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस भी बोल देते हैं। क्योंकि आपने अभी देखा पॉट ऑफ गोल्ड को जब हमने पढ़ा कि रोमन राइटर्स जो थे वो ग्रीक राइटिंग्स को स्टाइलाइज, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलाइज्ड होती थी ग्रीक राइटिंग, उसको लैटिन स्टाइल में लिखते थे, इंस्पायर होते थे उससे। सो दैट मीन्स जो तुम सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, इन सब बातों में जो मैंने की, आप लिखेंगे कि रोमन लिटरेचर में आपको हेलेनिस्टिक या ग्रीक इन्फ्लुएंस दिखता है, जो सिर्फ आर्किटेक्चर तक नहीं है, सिर्फ लिटरेचर तक नहीं है, हर वे में, कुकिंग स्टाइल है ना, बहुत सारे जो वेज होते हैं जिसको क्विजीन कहते हैं, CUISINE,
वहां तक हमने देखा ये प्रभाव है। लाइक वी सी एवरीवेयर, हर जगह होता है ये। जब आप इंडिया पे देखते हैं वेस्ट का इन्फ्लुएंस, वेस्ट पे देखते हैं इंडिया या एशियन अदर कंट्रीज का इन्फ्लुएंस, वैसे ही ग्रीक और रोमन कल्चर जो है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ओके, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अब हमारे लिए, जो हम एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर हमें पता होनी चाहिए, वो क्या है? वो है कि जो पुराना रोम है उसका लिटरेरी ट्रेडिशन हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस हैं रोम के ऊपर ग्रीस के, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे इस सिलेबस से जुड़ा, हमारी इस अंडरस्टैंडिंग से जुड़ा टाइम पीरियड है 2 सेंचुरीज। कौन सी? 100 BC और 100 CE। इन 200 सालों में क्या कुछ है हमारे पास? हमारे पास बहुत सारे राइटर्स हैं। उनके कुछ के नाम अगर मैं रखूं तो सिसरो, हॉरेस, वर्जिल, ओविड, सेनेका, है ना, जुविनल, ये सब बहुत सारे और भी नाम हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो these writers that I'm talking about, इनमें इनके जब आप बात करते हैं लेटिन लिटरेचर की, जैसे कि प्लॉटस जिसका हमने पॉट ऑफ गोल्ड पढ़ा, या उनके साथ के टेरेंस थे, है ना, हमने देखा कि कुछ ऐसे राइटर्स भी हैं। जब हमने इंट्रोडक्शन की तो हमने देखा कि इन्होंने कितने सारे प्लेज लिखे, लेकिन इनके प्लेस बहुत कम प्रिजर्व्ड हैं। सो वी सी, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम जो रिसर्चर्स हैं, हम मैन्युस्क्रिप्ट्स के जो टुकड़े हमें मिल रहे हैं ना, पीसेस जो हमें मिल रहे हैं, या हिस्टोरियंस जो हैं वो जो डिकोड कर रहे हैं, वो खुद क्या डिसाइफर कर रहे हैं, जो चीज़ें उनको मिल रही हैं, हम उन्हीं से, जैसे ये द पॉट ऑफ गोल्ड हमने पढ़ा था, वो भी तो ऐसा ही है ना, कि वो कॉमेडी एक ऐसी प्ले है जिसको कि उन मैन्युस्क्रिप्ट से कंक्लूड किया गया है। सो वी सी कि जो लेटिन लिटरेचर है वो उस दौर में बहुत ज़्यादा लिखा गया, जो मैंने तुम्हें बताया किंग्स के रूल के बाद वाला जो रिपब्लिक एज है ना, रिपब्लिकन फेज है, ठीक है, 240 से 140 BC वाला, जब वो बहुत सारी वॉर्स भी चल रही हैं, पॉलिटिकल रोम में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, और हम देख रहे हैं कि लिटरेरी जो धरा है, जो लिटरेरी रोम है, उसमें आप अलग अलग लिटरेरी यानर्स और सोच थॉट्स को उन राइटिंग्स में हिस्सा मिल रहा है। सो वी हैव मैनी नेम्स, ठीक है, जैसे कि एक नाम है लिवियस एंड्रोनिकस, वो बहुत फेमस रहे शुरुआती टाइम में, बिल्कुल बिगिनिंग, क्योंकि वो भी क्या कर रहे थे, ग्रीक कॉमेडीज को अडेप्ट कर रहे थे, जैसे मैंने वो फैबुला प्लेटिये की बात की थी हमने। फिर एंड्रोनिकस तो हैं, बाद में प्लॉटस, टेरेंस, ये सब आते हैं। आप ऐसे 2-3 नाम लिखते हैं उसके बाद, जो बहुत इम्पोर्टेंट रोमन राइटर्स हैं, जिनमें से ओविड एक हैं, हॉरेस है, वर्जिल है, ओविड है, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अभी मैंने एक नाम लिया एंड्रोनिकस, ANDRONICUS, एक और नाम है ल्यूक्रीटियस, LUCRETIOS। इन्होंने एक वर्क लिखा था ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स, एक ऐसी पोएम जो उनका दृष्टिकोण, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताती है ना, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू किससे जुड़ा है? द स्टडी ऑफ गॉड, साइंस, मॉरल्स। तो ये जो ऐसी बातें हैं, जब हम कोई किसी एक टेक्स्ट को या किसी एक कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, ल्यूक्रेटियस के साथ ही सिसरो की बात है, वो भी बहुत बड़े महान वक्ता थे, ऑरेटर थे रोम देश के। सो वी हैव, जब हम सिसरो की बात करते हैं तो हम जो रिटोरिक है, बोलने की कला है, जो RHETORIC, रिटोरिक या फिलॉसफी की जो बेस है, वो हम इन लोगों के साथ, सिसरो के नाम के साथ जोड़ते हैं। तो जब आप ऐसी बातें अपने आंसर की बिगिनिंग में लिखते हैं, आप एंड्रोनिकस का, ल्यूक्रेटियस का, सिसरो का नाम लिखते हैं, सो यू टेल योर एग्जामिनर, योर इवेल्युएटर कि हमने पढ़ा है इसकी हिस्ट्री को।
आप सीधा ओविड से भी बात शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको रेलिश करने की ज़रूरत है कि कितना रिच जो है हिस्ट्री है इस रोमन लिटरेरी स्फीयर की। कैटुलस एक और नाम है, बहुत ही फेमस पोएट हैं वो भी, ठीक है। उन्होंने भी बहुत सारी वैरायटी में पोएम्स लिखी हैं, लव सीरियस पोएम्स, सेलिब्रेटिंग मैरिज, so many talks or so many references to legendary heroes, human experience, और बहुत बहुत नंबर ऑफ पोएम्स लिखी हैं कैटलस ने। बट वी नीड टू नो इन डिटेल इनका। तो हम जैसे कैटलस CATULLUS, ये तो एक जो मैंने आपको बोला कि यू नीड टू राइट देयर नेम्स टू टेल योर अफिनिटी, योर फेमिलियरिटी टू द हिस्ट्री ऑफ रोमन लिटरेचर। जो आप इन थोड़ा डिटेल में बात कर सकते हैं वो है हॉरेस का नाम, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि बहुत सारे राइटर्स हैं जो ऑगस्टस किंग के साथ जुड़े हैं, क्योंकि किंग ऑगस्टस का टाइम पीस और ऑर्डर के लिए माना जाता है। हॉरेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे ग्रीक मास्टरपीसेस से, जो ग्रीस में लिखी गई लिटरेरी राइटिंग्स थी। और जितना हॉरेस ने ओड्स लिखा है, ओड तुम्हें पता है एक किस्म की पोएम होती है जहाँ पे किसी को संबोधित किया जाता है, व्हेन यू एड्रेस समवन, वो ओड होती है। सो हॉरेस जो हैं उन्होंने बहुत फेमस उनकी ओड्स हैं जो लिखी गई हैं। लेकिन जो हॉरेस की जो हम पोएम्स की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा उसमें ऑटोबायोग्राफिकल स्ट्रेन्स, कलर्स दिखते हैं हमें। और वो एक ऐसा, जैसे ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है, ऑटोबायोग्राफिकल में जो राइटर है वो एक लिटरेरी मास्क पहन के फर्स्ट पर्सन में बात करता है, यू नो। और वो फिक्शनल कैरेक्टर की तरह नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे ज़रिए ढूंढता है जिससे वो अपनी बात को रख सके। तो जैसे हमने कहा कि सटायर्स के फॉर्म में लोग लिखते थे उस टाइम पे, है ना। एक और ढंग होता था एपिसल्स, EPISTLES, एपिसल्स चिट्ठियों को कहते हैं, लेटर्स को कहते हैं, उसके फॉर्म में भी लिखते थे जो राइटर्स थे। सो दैट मीन्स हॉरेस एक ऐसा राइटर हमने देखा जो बहुत ज़्यादा लिटरेरी एस्पेक्ट्स थे, उनकी फोकस जो था पॉलिटिकल नहीं था। तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा, जैसे मैंने कहा ओड्स लिखे, उन्होंने तो 2 बुक्स लिख दी सटायर्स पे। और उनकी जो सबसे फेमस, जिसके लिए मैं होरस का जिक्र कर रही हूँ, उनकी एक बुक है बच्चे, वो तुम्हें ज़रूर कोट करनी है, वो है द आर्ट ऑफ पोइट्री। इसको जब उस ओरिजिनल टर्म में हम कहेंगे तो इसे कहते हैं आर्स पोएटिका, ARS आर्स पोएटिका, POETICA, द आर्ट ऑफ पोएट्री। क्योंकि इसमें इसको तुमने कहाँ कोट करना है, इसको तुमने कहना है कि इन्होंने एक तरीके से आउटलाइन दिया है थियोरी ऑफ पोएट्री का। जब हम ड्रामा में अरिस्टोटल को रिफ़र करते हैं, उनकी पोएटिक्स को रिफ़र करते हैं कि उन्होंने कथारसिस जैसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए, तो वैसे ही हम हॉरेस को भी रिफ़र करते हैं, हॉरेस को मेंशन करते हैं। तो आप भी जब भी अपना एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाएंगे, वहाँ आप हॉरेस की द आर्ट ऑफ पोइट्री को ज़रूर उसका रेफरेंस या मेंशन करेंगे। ओके, हम बच्चे जो हमारा डायरेक्ट फोकस है और हमारा अटेंशन है वो सारा का सारा ओविड पे होता है, बिकॉज ओविड जो है, व्हाट वुड आई से, मुझे लगता है जैसे मैं कालिदास, शेक्सपियर और ऐसे राइटर्स का नाम लेती हूँ, जब यू फील इन एन ऑ, ओविड वैसे ही हैं। जितने लेटिन राइटर्स, जो हम इन्फ्लुएंस, प्रभाव की बात करते हैं, कौन सा सेंचुरी है जहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस नहीं है? एवरी सेंचुरी ही इन्फ्लुएंस्ड राइटर्स टिल 20th एंड 21st सेंचुरी। और ओविड एक ऐसे इंसान है, वो उनका बर्थ होता है 43 BCE में। और सबसे जो बहुत सारी, मतलब ही रोट सो मैनी फेमस वर्क्स। मेटामॉर्फोसिस उनकी एक बहुत
मच टॉक्ड अबाउट एपिक है, जिसकी हमें कुछ बुक्स हैं प्रिस्क्राइब्ड जो हम करेंगे। और उन्होंने बहुत तरीके के चीज़ें हैं जो जो एस्पेक्ट्स हैं, थीम्स हैं जो उन्होंने अपनी राइटिंग्स में देखी हैं। बहुत ज़्यादा स्टेजेस ऑफ लव रिलेशनशिप्स उन्होंने मेटामॉर्फोसिस में भी डिस्कस किए हैं। बर्लेस्क भी लिखा है। बर्लेस्क मैंने आपको बताया था एक किस्म की कॉमेडी है। he also writes on various aspects of love। और जैसे हॉरेस की मैंने बात की कि उन्होंने एपिसल्स में लिखा, चिट्ठियों के लेटर राइटिंग मोड में लिखा, वैसे ही ओविड ने भी अपने एक वर्क हेरोइड्स में लिखा। ये सारी चीज़ें just for your knowledge that you can have, because जब आप मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं, वो एक ऐसी एपिक है जो 15 बुक्स में लिखी गई है, 12,000 लाइन्स में है ना। तो एपिक्स के साथ जब हम देखते हैं तो एपिक रिवॉल्व्स अराउंड द इंसिडेंट्स, द स्टोरी ऑफ वन पर्सन। मेटामॉर्फोसिस यहाँ क्या बहुत मायने में अलग है, क्योंकि यहाँ कोई एक स्टोरी नहीं है, देयर आर मेनी स्टोरीज। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस शब्द भी है, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो वो यहाँ पे इस कॉम्पोजिशन के जरिए कैसे ओविड जो हैं बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन करते हैं, वो हम देखेंगे आने वाली हमारी क्लासेस में। किसी का ऑडियो ऑन है? डू यू वांट टू से समथिंग? ओके, ये इसमें आई होप कि कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी हमें जो हमने अभी तक बात की है। ओके, आई जस्ट वांट बच्चे कि जब हम कोई बात करते हैं, जैसे कोई नए राइटर्स के नाम लेते हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़ें या लिखें कहीं पे, सो दैट यू रिमेम्बर देम बाद में। ओके, लेट अस मूव अहेड। अगर मैं ये मान लूँ कि स्टूडेंट्स को कोई अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो अभी जो हमने अभी बात की है इतनी देर से, इस आधे घंटे में, वी टॉक्ड अबाउट किंग ऑगस्टस। बिकॉज किंग ऑगस्टस का जो रूल है, जो रेन है, वो एक तरीके से कंप्लीट मैच्योरिटी देखता है रोमन लिटरेचर और पर्टिकुलरली पोइट्री की। जो बहुत इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं जो हमने बहुत ज़्यादा फोकस से ध्यान रखने हैं, वो हैं वर्जिल, हॉरेस और ओविड। और क्योंकि हम उनका वो जो एपिक है मेटामॉर्फोसिस, उसकी हम बात करेंगे आने वाले दिनों में। सो यू कैन, आई एम टॉकिंग about this unit 4 that I sent you, the PDF that I sent you. I am on page number 37। क्योंकि जो ओविड हैं, हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, हर एज में उन्होंने इन्फ्लुएंस रखा है अपना। एक ऐसा पीरियड जब जूलियस सीजर जो इतने फेमस एम्परर रहे हैं, उनकी डेथ के 1 साल बाद ओविड वॉज बॉर्न। एंड ऑल ऑफ अस नो जूलियस सीजर पे तो इतना फेमस प्ले भी है शेक्सपियर का। तो जब हम ओविड को पढ़ने की जो अटेम्प्ट है वो करते हैं, वी नीड टू नो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने बाकी के लेटिन जो राइटर्स हैं उनको समझने में देखा है। क्या देखा है? ग्रीक जो एक इम्प्रेशन है, हेलेनिस्टिक जो एक लिटरेरी ट्रेडिशन चला आ रहा है, उनका असर ओविड के वर्क्स पे भी है। ठीक है, तो जब आप उनकी राइटिंग्स को एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे कि होमर, यूरिपिडीज, वर्जिल, हॉरेस, ये सारे राइटर्स का जो है उनके जो वर्क्स हैं उनका इन्फ्लुएंस है इन पे।
सो दैट मीन्स पहली इंपॉर्टेंट चीज, जब हम बहुत किसी भी राइटर को एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, जैसे शेक्सपियर को बहुत सारे लोगों ने जब भी समझा है तो पहली उन्होंने बेस देखा है कि वो ड्रॉ करते हैं इंस्पिरेशन बहुत सारे वर्क से। हमने कालिदास को जब रीड किया तो हमने कहा उन्होंने महाभारत के एक इंसिडेंट को अपने प्ले के लिए बेस लिया एज अ सोर्स, और उसको कितना अच्छे से यूज किया। वैसे ही जो ओविड के वर्क्स हैं, बहुत सारे क्रिटिक्स मानते हैं कि उन्होंने एंशियंट पोएट्री से बहुत कुछ बोरो किया। सो दिस राइटर ओविड, पहले तो इन्होंने अपनी जो बिगनिंग है, जो कॉम्पोजिशंस इन्होंने लिखी, जो बुक्स लिखी, वो थीम ऑफ लव पे थी, ठीक है। और ओविड बिकॉज उस टाइम पे हैं जब रोम बिल्कुल स्टेबल है, एम्परर ऑगस्टस के टाइम पे, है ना, पीस है सब जगह। तो ओविड की राइटिंग्स में भी हमें दिखता है कि देयर इज नॉट मच टॉक अबाउट वॉर, बैटल फील्ड्स, क्योंकि वो इम्प्रेशन पड़ता है ना एक राइटर की ऑब्जर्वेशन पे। सो what do we see next? We see कि इन्होंने एक जो एमरस होती हैं, जो लव से रिलेटेड कॉम्पोजिशंस होती हैं, सो ही रोड दैट 20 BC के राउंड। फिर उन्होंने लिखा हेरोइड्स या हीरोइंस, ठीक है। और ये उन्होंने कैसे लिखा, अगर तुम्हें याद हो, अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो मुझे, हेरोइड्स उन्होंने लेटर्स के फॉर्म में लिखा, एपिस्टल्स के फॉर्म में लिखा। और वो क्या है, हीरोइंस टाइटल से ही पता चल रहा है हमें कि जो विमेन हैं, विमेन कैरेक्टर्स हैं, वो अपने हस्बैंड्स या लवर्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं लेटर्स के थ्रू। सो ये जो हम देख रहे हैं ना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं हम देख रहे हैं इतना शुरुआती टाइम, ओविड जैसे राइटर्स, जो हम जब द्रौपदी और शकुंतला जैसी कैरेक्टर्स को देखते हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में, हम ओविड जैसे राइटर्स को देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी कैरेक्टर्स, कौन सी कैरेक्टर्स, जो बिल्कुल वॉइसलेस हैं, जिनको ट्रीट भी नहीं अच्छे से किया जाता, जिसको इग्नोर किया हुआ है, निग्लेक्ट किया हुआ है, उनको उन्होंने क्या दिया है, पूरा का पूरा नैरेटिव हमारा अपनी कॉम्पोजिशन का। सो ये चीजें, आई एम ऑन पेज नंबर 38, लास्ट पैराग्राफ। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जब आप किसी राइटर को समझते हैं, आप देखते हैं कि वो किस किस्म के कैरेक्टर्स को और कैसे अपनी जो बात है वो रखते हैं। सो ही देयर आर मेनी अदर वर्क्स, उन्होंने एक ट्रेजेडी भी लिखी है मीडिया के नाम से। सो देर आर मैनी अदर कॉम्पोजिशंस दैट ही रोट, लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई एम ऑन पेज नंबर 39, सेकेंड पैराग्राफ, वो है मेटामॉर्फोसिस। एक पोएम है, वो 15 बुक्स में लिखी हुई है ना, 8 AD के आसपास वो कंप्लीट हुई। और ये जो एक जिस किस्म से वो जिस मीटर में लिखी गई है, उनका वो जो कंपैरिजन्स होते हैं ना ओविड के, वो वर्जिल जैसे राइटर से होते हैं। और वर्जिल जो है वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वर्जिल ने एक एपिक लिखा था एनियड। और आप जानते हैं कि ओविड, अगर जिन बच्चों ने बिगिनिंग अगर पढ़ी है इंट्रोडक्शन, तो ओविड ने अपनी इस बिगिनिंग में ही वो एक तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना कि मैं इन लोगों की कंपैरिजन में नहीं लिख रहा, मेरा एपिक बिल्कुल अलग है, मेरा मेरा अप्रोच बिल्कुल अलग है। तो मेटामॉर्फोसिस जो है, जब आप उसका फॉर्म देखते हैं, रिदम देखते हैं, साइज देखते हैं, तो आप कहते हैं जी बिल्कुल ये तो एपिक है। लेकिन जब आप उसके कंटेंट, उसके सब्जेक्ट मैटर पे आते हैं, तब उसका कोई मतलब कुछ भी बहुत ना के बराबर कॉमन में आता है एपिक्स के। जैसे कि वर्जिल इतने फेमस राइटर हैं, उन्होंने एनियड नाम की इतनी फेमस एपिक लिखी है। और क्या बताया मैंने तुम लोगों को, जब तुमने महाभारत को भी पढ़ा या तुमने ओडिसी को पढ़ा, तो ओडिसी की बिगनिंग में भी हमने ये समझा होगा, और महाभारत में भी, कि एपिक जो होता है ना, वो सिंगल स्टोरी लाइन, एक कोई प्रोटैगनिस्ट होगा, या जैसे हमने महाभारत में देखा कि पांडवों की बात हो रही है, उनका वे है कि वो कैसे, वो प्रोटैगनिस्ट हैं, वो जो ब्रदर्स हैं। लेकिन जब ओविड को आप देखते हैं मेटामॉर्फोसिस में, तो वो ऐसे लगता है जैसे वो इस पूरे
काइंड को, पूरे फॉर्म को, जिसको यानर कहते हैं हम लिटरेचर का, कौन सा यानर है ये? एपिक। इसका जैसे कोई मजाक ही बना रहे हैं वो, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस में एक कहानी तो है ही नहीं, इसमें छोटी छोटी बहुत सारी स्टोरीज हैं, और वो जो सारी स्टोरीज है ना, वो क्या कर रही हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ला रही हैं, वो चेंज लेके आ रही हैं। तो जो मुझे कमाल की बात लगती है ओविड में, वो है ये सेंस मॉडर्निटी की। ये जो इतना, हम बहुत बार बात करते हैं कि जो क्लासिकल एज था वो हमसे कहीं गुना ज़्यादा मच्योर, प्रोफाउंड, डीप है। तो वैसी डेप्थ, वैसी मॉडर्निटी आपको ओविड में दिखती है, क्योंकि ये जो कुछ बहुत सारी अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टोरीज है ना, वो कहाँ से जुड़ी कहाँ हुई हैं, फिर वो एक थीम होता है उसमें। सो वी हैव दिस मेटामॉर्फोसिस, जिसमें कितनी स्टोरीज हैं? रफली 250 स्टोरीज टोटल। क्या है ये कॉम्पोजिशंस? 12,000 लाइंस का 15 बुक्स। बट हमें प्रिस्क्राइब्ड तो 3 है, बट वी नीड टू रीड व्हाट दिस मेटामॉर्फोसिस इज ऑल अबाउट। तो हम कैसे बिगिन करेंगे? एक ढंग तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था, दैट यू हैव अ समरी विद यू, उसको पढ़ो आप, और उसमें से फिर हम जो 3 बुक्स हमें हैं, हम उस पे फोकस करेंगे। एक जो चीज़ यहाँ दिखाई है, वो आपको, जो पेज नंबर 39 का लास्ट पैराग्राफ है, वो आपको पता भी होना चाहिए। जब आप आंसर लिखेंगे, आपको कंपेयर करने की ज़रूरत है। मेटामॉर्फोसिस के ये जो स्पेलिंग्स हैं, आप ऐसे ही लिखेंगे। और क्योंकि जो मैं अभी बात कर रही थी कि सिंगल हीरो होता है, उसका एक सेंट्रल थीम होता है, उसकी जो भी उसके साथ फॉर्चून, उसके सर्कमस्टांसेस हैं, वही थीम बनता है उस एपिक का। लेकिन जो ओविड है, वो बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि मेरी जो अप्रोच है ना, वो अलग है। क्योंकि वो क्या करेंगे, ही एक्सप्लेन्स इट कि मुझे तो लेंदी कॉम्प्रिहेंसिव पोएम लिखनी है, रिफाइंड, अच्छे से स्पिन की हुई, ठीक है। और हमें सबको दिख रहा है, जब मेटामॉर्फोसिस शब्द, जब हमें पता है इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट मीन्स ऐसी कहानियां हैं इसमें जो क्या कर रही हैं? ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही हैं। तो वी सी की उन्होंने बहुत सारी कॉम्पोजिशंस लिखी, जैसे कि आर्स मेटेरिया लिखी है, मेटोरिया इज अबाउट लव, रेमीडिया एमोरिस। इनके बाद ओविड जो हैं, उनकी बुक्स को बैन भी कर दिया गया था रोम की लाइब्रेरी से। अब क्लियर तो नहीं है रीज़न, लेकिन हम देख सकते हैं कि जो ऑगस्टस किंग था, क्योंकि उनका टाइम पीरियड पीस और मोरालिटी, ऑर्डर के लिए जाना जाता है, तो उनको लगा कि ओविड जो हैं, वो किस किस्म की कुछ ऐसे थीम्स लिख रहे हैं पोएट्री में, जो लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो उनको वो, जैसे हम आजकल मूवीज में देखते हैं, कुछ ऐसा इनडिसेंट पार्ट जो कि डिस्ट्रैक्ट करता है मोरालिटी से, तो उसमें बैन होता है। सो दैट, ये सारी स्पेकुलेशन है, ये देयर इज नथिंग क्लियरली जो डिफाइंड हो, कहीं पे एविडेंस हो। पर ये माना जाता है कि किंग ऑगस्टस वांटेड अ मॉरल रिफॉर्म, तो शायद इसीलिए ये जो स्पेशली उनकी अपनी जो पर्सनल लाइफ थी, जहाँ पे उनकी बेटी पे भी पनिशमेंट एज एन एग्जाइल दी गई, तो ऑगस्टस जो है अपने इस एरिया रोम को दोबारा से उस रिलीजियस डेडिकेशन और मोरालिटी में लाना चाहते थे। इसीलिए दिस कैन बी द रीजन ऑफ ओविड्स एग्जाइल टू। तो दैट मीन्स ओविड भी कहीं शायद जिक्र करते हैं कि उनकी एग्जाइल से जुड़ा है एक पोएम और अ मिस्टेक दैट कॉज्ड हिज डाउनफॉल। तो बहुत सारा उन्होंने अपने एग्जाइल के दौरान भी कुछ लिखी हैं चीज़ें, है ना। और जो उनके फाइनल 3 वर्क्स हैं, उनका भी जिक्र है। और हम देख रहे हैं कि जब वो लास्ट के पीरियड में लिख रही हैं अपनी चीज़ें, ही टॉक्स अबाउट द डिफ़िकल्टीज, द हार्डशिप्स, जो वो एग्जाइल में एक अलग जगह पे जाकर रह रहे हैं, एंड ही फील्स एलियनेटेड। दोबारा से वो रोम में आने की कोशिश कर रहे हैं। सो बट वी सी कि दोबारा से ही वॉज नॉट गिवन अ परमिशन टू एंटर रोम।
बट ऑल ऑफ अस नीड टू नो कि वो एक ऐसे पोएट हैं जो ऑगस्टस के साथ, ऑगस्टस से एक एडजेक्टिव बनता है ऑगस्टन पोएट, ठीक है। और ऑगस्टन मैंने आपको बताया कि एक ऐसा टाइम पीरियड है जो पॉलिटिकली, लिटरेरी, हर मायने में बहुत बहुत फ्लरिश और प्रॉस्परस टाइम पीरियड था। खैर, हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में, मेटामॉर्फोसिस से शुरू करेंगे हम बात। बट मैं चाहूँगी कि आप जो है खुद से रीड करें, ये जो पेज 40 है, 41 है, इसको पढ़ के आइए खुद।